स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सो प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि प्लैनेट हंटिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा ये एक्सो प्लैनेट या प्लैनेट हंटिंग से सब किस कैटेगरी में बात हो रहा है। बात ये समझिए कि हमारा एक सोलर सिस्टम है। सन को सन नहीं बोलते, सन एक स्टार है, स्टार का नाम है सन। तो ये समझिए कि हम लोग एक सोलर सिस्टम में नहीं, हम लोग एक स्टार सिस्टम है। इस स्टार सिस्टम का नाम दिया गया है सोलर सिस्टम। तो हम लोग इसी नाम के ऊपर पे चलते हैं। तो अगर कोई भी प्लैनेट का बात करें और वो ये सोलर सिस्टम है, यानी कि ये स्टार सिस्टम है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, तो उसे कहा जाएगा मतलब सोलर सिस्टम का मतलब बॉडी हो गया। लेकिन इसे बाहर चलाए चिप, फर्क नहीं पड़ता कहाँ है, फर्क नहीं पड़ता वो इस गैलेक्सी में हो या दूसरे गैलेक्सी में या सबसे दूर की गैलेक्सी में, फर्क नहीं पड़ता यहाँ है या बाहर है, बस यही देखा जाता। जैसे ही बाहर होगा उसे हम लोग कहेंगे एक्सो प्लैनेट, बस। इससे ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं। मतलब क्या वो हमारे जो मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में है कि नहीं। अगर इसके बाद का बात कर रहे हैं, काम खत्म, फर्क नहीं पड़ता वो अल्फा सेंचुरी में हो या एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हो, वो सीधे सीधे बाहर हो जाता है, उसे एक्सोप्लैनेट कहा जाएगा। तो ये समझिए कि मैथमेटिकली हमारा आइडिया था कि प्लैनेट्स होने चाहिए, स्टार बनता है, स्टार में प्लैनेट है, मतलब हमारे पास मतलब समझिए 7 से 8 प्लैनेटरी बॉडीज का स्टडी है। तो था भाई कुछ तो होना चाहिए, तो लेकिन दूसरे सबको हम लोग देख ही नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो समझिए कि कोशिश काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, काफ़ी ट्राई किया गया, लेकिन कभी भी कन्फर्मेशन नहीं हुआ कि नहीं हम बोल दे रहे हैं यहाँ प्लैनेट है तो मतलब है, वैसा हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन ये रिकॉर्ड टूटा अर्सिब्रो रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके 9 जनवरी 1992 में, और ये फर्स्ट कन्फर्मेशन दिया था। और तिकड़म ये था कि ये रेडियो टेलीस्कोप इस्तेमाल किस लिए किया गया था, क्योंकि ये पल्सार को स्टडी कर रहे थे और इनको पल्सार में थोड़ा सा तिकड़म दिख रहा था कि भैया पल्सार का सिग्नल जो है, जो सिग्नल इसीलिए रेडियो सिग्नल पे बात हो रही है, वो रिसीव जो कर रहा था उसमें एक फ्लक्चुएशन आ रहा था, लेकिन वो रिपीट हो रहा था, यानी कि अप हुआ, ठीक है, फिर चला गया, फिर एक साल बाद फिर से अप हुआ, फिर एक अगले साल हुआ। तो ये जब रिपीट होने लगा तब लोग बोले नहीं हाँ फोकस करते हैं। तो जब ये कर लिया गया तब एकदम मतलब समझिए मुहर लगा, बोलते नहीं ये लाइक ये जो सिस्टम के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पहली बार एक्सो प्लैनेट को डिस्कवर किए एकदम कि हाँ, क्योंकि ट्राई सब लोग कर रहे थे, मैथमेटिकली होना चाहिए था, अरबों प्लैनेट्स होने चाहिए थे, लेकिन चेक कैसे करोगे, डिटेक्ट कैसे करोगे, ये सब के चलते नहीं हो रहा था। तो ये गाड़ी खुली 1992, मतलब समझिए मेरे जन्म के टाइम का है। और ये समझिए कि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर ऐसा नहीं कि हमारा फिजिक्स नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सब बम बम है। हमारे जो औजार हैं ये उतने हाई क्वालिटी नहीं है जो ये सब कर पाए, तो यहीं हम लोग लटक रहे थे। तो अब बात करते हैं, काफ़ी सारे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक मेथड जो आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, ट्रांजिट मेथड। तो ट्रांजिट मेथड क्या हो रहा है, सन का एक इक्लिप्स होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी स्टार आप ले, जैसे ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आप समझ लीजिए स्टार है, तो आपके सामने से प्लेनेट घूमेगा। लेकिन जब भी प्लेनेट घूम रहा है तो यहाँ पे मुझे जो दिख रही है, जो टोटल लाइट है वो डिप किया, फिर चला गया। अब प्लेनेट का क्या होता है, प्लेनेट ऑर्बिट करता है, ऑर्बिट का क्या मतलब, वो रिपीट होता है, यानी कि गया फिर से आया, फिर से गया फिर से आया। तो ऐसे ऐसे करके मुझे एक डिप दिखेगा। तो अगर मैं स्टार को सिर्फ एक फोटोमीटर से, यानी कि ज़्यादा उसमें कैमरा वैमरा नहीं लगाना है मुझे, बस भैया तुम्हारे से कितना फोटोन आ रहा है मेरे पास, मान लीजिए आप उसको एक बड़ा नंबर मान के चल लेते कि कोई भी नंबर 100 था, उसको आप 1 कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या वो 1 कांस्टेंट है, नहीं, वो 1 से डिप कर रहा है, वो आया आया 0.94 चला गया, फिर स्टेबल हो गया, फिर 0.95 जाए, फिर स्टेबल हो गया, फिर नीचे चला गया। अब ऐसे ऐसे करके रिपीट करने लगे, तब आपको समझ आया कोई चीज़ है जो उसको इक्लिप्स कर रहा है। और कोई भी चीज़ जो मतलब एकदम रेगुलरली रिलायबली कर रहा है और प्लैनेट को इंक्लूड कर रहा है, वो जनरली प्लैनेट ही हो सकता है। मतलब प्लैनेट को बोल रहा हूँ, स्टार को इंक्लूड करें तो जनरली प्लैनेट होगा। छोटी छोटी बॉडीज में इतनी डेंसिटी नहीं होती है कि वो स्टार लाइट पे असर डाल सके। तो इसीलिए समझिए, एक तो ऐसे जैसे ग्रहण पड़ रहा है उस स्टार पे, उसको हम लोग देख रहे हैं, और इससे जो डिप कॉज करता है ये आसानी से, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ये देख पाता है। आज के जो सेंसिटिव सेंसर्स हैं ये सब आराम से देख पाते हैं। तो ये तो हो जाता है। और इसके बाद ये रेगुलर होता है, मतलब आप घड़ी के तौर पे नहीं, आप बोल रहे हो, साइंस में मैंने दो ही चीज़ होता है, आप प्रिडिक्ट कर सको और वो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी हो। जान लेने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रिडिक्ट करना नहीं। मैं बोलता हूँ कि 18 फरवरी को 2035 में यहाँ पे कुछ होगा, और वो तब हो गया, तब सही बोला जाएगा, तो वो प्रिडिक्ट होने लगता है, तब हम लोग को समझ में आ जाता है कि ठीक है हाँ भाई। और ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत डिटेल पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टार का है, स्टार का एक सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर का इस्तेमाल करके लोग बता सकते हैं ये ब्लू स्टार है, ये रेड डॉर्फ है, ये ब्लू मतलब ब्लू स्टार कहना गलत हो गया, ब्लू जाइंट कहा जाता है, ब्लू जाइंट है, हमारा येलो है, किसी किसी का रेड होता है। तो ये सब देखिए कैटेगरी बनती है, उस कैटेगरी का एक सिग्नेचर होता है, तो उस सिग्नेचर से पता है कि भैया ये स्टार ना इसी प्रजाति का है, तो इसका साइज इतना है। अब उसकी लाइट कितनी डिम हो रही है, उसके बेसिस पे आप गेस मार सकते हो कि प्लैनेट का साइज क्या है।
तो ये सबसे आसान मेथड है, लेकिन आप देख के ही समझ गए होंगे इसका एक तिकड़म है कि आपका अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए। यानी धरती में जो भी टेलीस्कोप है या जो भी टेलीस्कोप है वो सीधे उसको एज ऑन देखना चाहिए। मतलब वो सन है, जो भी है, जो भी स्टार है, और उसका जो प्लैनेट है वो ऐसे कट रहा आपके और टेलीस्कोप के बीच से जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है वो तो दिखेगा ही नहीं, फर्क ही नहीं पता चलेगा। तो इसका यही लिमिटेशन है कि हर स्टार को ये नहीं स्टडी कर सकता, क्योंकि अगर उसका ऑर्बिटल प्लेन अलाइंड नहीं है कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये हो गया पहला ट्रांजिट मेथड। काफ़ी सक्सेस रहा है हम लोग को इसका इस्तेमाल करके, और हम लोग का जैसे जैसे सेंसर बम बम होते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर का प्लेनेट ज़्यादा हाई एक्यूरेसी से पकड़ पा रहे हैं। अब बात करते हैं, तो ठीक है, आपको मैंने बताया कि ऑर्बिटल मोशन एकदम, ऑर्बिटल प्लेन एकदम अलाइन होना चाहिए। क्या होगा अगर अलाइन नहीं है? जैसे बहुत सारे प्लेनेट का सोलर सिस्टम है, बहुत सारे स्टार सिस्टम से अलाइन नहीं है। जैसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, तो क्या दूसरा गैलेक्सी ऐसे तो एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी रहेगा? वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे स्टार सिस्टम में भी दिखता है। तो क्या किया जाए? तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव मोशन। यानी कि हमारे पास एक स्टार है, स्टार के पास हम लोग मान के चल रहे हैं एक प्लेनेट है, तो क्या होगा? स्टार के पास ग्रेविटी है, ये सबको पता है, तो प्लेनेट के पास भी तो ग्रेविटी है। तो इससे हो क्या रहा है कि ये दोनों को अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो वॉवल होगा। तो अब लेकिन चूंकि प्लैनेट ग्लो नहीं कर रहा है, स्टार मतलब समझिए 100 वाट का लाइट बल्ब है और ये ग्लो कर रहा है 0.0000, ये तो दिखेगा नहीं। लेकिन प्लैनेट जो है वॉबल कर रहा है। ये वॉबल से फर्क आ रहा है। मैंने आपको बताया हर स्टार का सिग्नेचर होता है, जो सिग्नेचर को हम लोग इस पे देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन जब स्टार मूव हो रहा है, मतलब स्टार थोड़ा सा ही वॉबल कर रहा है प्लैनेट के हिसाब से, और बड़े बड़े प्लैनेट हो गए तो अच्छा खासा वॉबल करा देगा, तो उससे उसके सिग्नेचर में डॉपलर शिफ्ट आ जा रहा है। हम लोग को पता चल रहा है तुम्हारा रेड शिफ्ट हो रहा है, ब्लू शिफ्ट हो रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है, ब्लू शिफ्ट हो रहा है, और ये सिग्नेचर में हम लोग को पता चल जाता है कि अच्छा ये शिफ्ट हो रहा है। अब ये भी ट्रेसेबल है, जैसे जैसे वो ऑर्बिट जा रहा है, मतलब हमारे वांटेज पॉइंट से दिख जाएगा कि अभी वो मतलब टॉप साइड में, अभी बॉटम साइड में, अभी टॉप साइड में, अभी बॉटम साइड में। तो ये करके हम लोग काफ़ी अच्छा से, और ये तो मतलब ज़्यादा एक्यूरेटली बता पाता है कि क्या है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ नहीं बता सकता ये मतलब समझिए मास बता सकता है लेकिन डेंसिटी नहीं बता सकता। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कौन सा स्टार है, लेकिन उसका साइज़ आप नहीं देख सकते। साइज़ के बिना मास का डेटा अगर आप डालते हैं तो डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो ये काम जरूर करता है, और ये अलाउ करता है कि वैसे प्लैनेट्स को देखो जिसका ऑर्बिटल प्लेन अलाइंड नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं, ये हो गया 2 औजार मैंने बताया। एक तीसरा औजार है जो अभी जैसे जैसे हमारा इक्विपमेंट और बेटर होते जा रहा है, ये औजार है माइक्रो लेंसिंग का। तो माइक्रो लेंसिंग आपका पिछला अगर मेरा फ्यूचर फ्राइडे का एपिसोड देखा तो हमने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बात किया था। उसमें क्लासिफाई कहते हैं कि माइक्रो लेंसिंग भी होती है कि हर छोटी बॉडी भी लाइट को बेंड करती है, बस उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारा औजार अच्छा होना चाहिए। आजकल हमारा औजार पहुंचने लगा है कि हम लोग इस पर रिलायबली मेजर कर पाते हैं। तो ये समझिए ग्रेविटी के चलते जो लाइट बेंड होती है उसको हम लोग स्टडी कर पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई प्लेनेट है और ऑब्वियसली पूरे ब्रह्मांड में हर जगह स्टार फैला हुआ है, तो उसका तो टेंशन नहीं है। तो वो स्टार को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 स्टार है, जिस स्टार को स्टडी कर रहे हैं 100 स्टार को देख लिया, अब 100 स्टार का ब्राइटनेस कैलिब्रेट किया जाएगा। उसका ब्राइटनेस में हमको ऊट पटांग कर्व दिखने लगे, यानी कि कोई प्लानट उसको छेड़खानी कर रहा है, और इसको स्टडी किया जा सकता है। ये थोड़ा तिगड़म वाला मैथमेटिक्स है, और हमारी सेंसिटिविटी ये अभी खुल रही है, मतलब ये समझिए ये दरवाजा अभी खुल रहा है। और इस पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसको एंगल से कोई लेना देना नहीं। ये भी जैसे जो आपको वोवल इफेक्ट बताया, ये वैसे ही काम करता है। ये हर जगह काम करेगा, हर डायरेक्शन से काम करेगा, हर एंगल से काम करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक मतलब ये 3 बड़े बड़े औजार हैं, इसमें से 2 बम में टेस्टेड हो चुके हैं, इस पर नए नए टेलीस्कोप बन रहे हैं, इस पर तीसरा वाले पे काम चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं ये पूरा रेस जो शुरू हुआ था, मतलब ये टेक्नोलॉजी, मतलब ये सेटअप जो है मैथमेटिक्स हमारे पास बहुत पहले से आइडिया था, लेकिन कब से एक्चुअली बना है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसका गाड़ी खुला था केपलर से। केपलर लॉन्च किया गया था March 7, 2009 में। अब तिकड़म ये था कि केपलर बनाया गया था सिर्फ एक ही काम के लिए, भैया ये मिल्की वे गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का एक छोटा सा पैच पे तुम फोकस करोगे और वहीं पे फोकस करते रहना, तुमको वहाँ देखना है और तुमको कुछ नहीं करना। मतलब ये ऐसा कैमरा है जिसका लॉन्ग एक्सपोजर कई साल का होता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया प्लैनेट ऑर्बिट करता है, तो प्लैनेट का ऑर्बिट ज़रूरी नहीं है कि आपका होगा 5 दिन का या 3 दिन का। जो जो प्लैनेट्स हैं नज़दीक होते हैं अपने पेरेंट स्टार के, उनका बहुत जल्दी जल्दी ऑर्बिट होता है। जैसे सबसे छोटा हम लोग जो जानते हैं वो 3 दिन पे, हर 3 दिन में वो उसका समझिए 1 साल पूरा हो जाता है। लेकिन उसका उल्टा भी तो हो सकता है, 300 साल में 1 साल भी हो सकता है। तो जैसे आप लोग को पता ही हो जुपिटर का एज कितना, मतलब जुपिटर का 1 साल होने में कितना साल लग जाएगा धरती का। तो वैसे ही ये बनाया गया भैया, तुम बस देखते रहो और ये फील्ड ऑफ व्यू में जितने तारे हैं उन सब का ब्राइटनेस को तुम ट्रैक करो, कुछ और नहीं करना है। तुम उसका फोटो नहीं खींचोगे, तुमको कोई लेना नहीं हो, तो बस उसका डेटा कलेक्ट करते रहो, इसका ब्राइटनेस कैसा था। और इसे रिटायर किया गया 30 अक्टूबर 2018 में। 9 साल ये काम किया और बम सक्सेसफुल रहा। मतलब इसके बाद लोगों ने दुनिया खोल लिया। मतलब हम लोग को बोले मैथमेटिकली पता था, रेडियो टेलीस्कोप से 1-2 ट्रो कर लिए थे, लेकिन एक था कि मतलब 1-2 किलोबाइट में काम चल रहा, ये जनाब जी गीगाबाइट में डेटा डालने लगे। ये 2600 से ज़्यादा प्लैनेट कंफर्म कर चुके हैं, क्योंकि पता है प्लैनेट को डबल चेक करना पड़ता है। आपने देखे एक ऑर्बिट से आपको
कभी कुछ नहीं बोलेगा। दूसरे से तब आप उसको डालोगे प्लैनेट कैंडिडेट में, तीसरे चौथे पे आप बोलते हो कि हाँ ये कंफर्म हम कर लिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो केपलर ये खाता खोल दिया, ये बहुत बड़ा मिशन था, बहुत सक्सेसफुल रहा। काफ़ी सारे हादसे भी हुए इसके साथ, जैसे कि इसका जायरोस्कोप स्वाहा होते चला गया, लेकिन फिर भी इसको मेंटेन किया गया और ये सक्सेसफुल मिशन कहा जाता है। मतलब बम बम, ये हमारा मतलब दिमाग खोल दिया कि इतने सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं। मतलब इससे पहले इक्का दुक्का प्लैनेट गेस मार रहे थे, इसके बाद अच्छा ये प्लैनेट यहाँ पे है, तो मतलब साइंस फिक्शन राइटर तो अब सीधे बोलते हैं कि ये स्टार सिस्टम में ये प्लैनेट है। तो बहुत बहुत मतलब ये मतलब नया आँख खोल दिया हमारा। तो अब हम लोग बात करेंगे केपलर का बड़ा भाई से, यानी कि टेस्ट से। तो टेस्ट समझिए कि केपलर बनाया गया था एक तौर का स्नाइपर था, वो एक जगह पे पूरी तरह से फोकस करता था। तो काफ़ी फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कितना बड़ा एरिया दिख रहा है वो बहुत छोटा था। तो ये उसका उल्टा है, ये एकदम फोकस किया कि बड़ा, मतलब ये वाइड एंगल कैमरा है, इसमें 4 कैमरा है और हर एक का सेक्टर केपलर से बड़ा है। और मतलब ये जिस तरह से इसका ऑर्बिट अरेंज किया गया, जिस तरह से इसकी प्लानिंग की गई है, ये पूरा स्काई का 85% कवरेज रखता है। यानी केपलर एक छोटा सा पिन होल से देखता था, मतलब कहा जाता था केपलर का से अगर आप पूरा स्काई को स्टडी करना चाहते हैं 400 से ज़्यादा केपलर लगेगा। ये जनाब जी सिर्फ मतलब 2 में ही आप पूरा 100% कैप्चर कर लेंगे। तो इसका मतलब समझिए वाइड फील्ड है। और इसका टारगेट ये है, इसका साइड इफेक्ट होता है, आप ऐसे वाइड कैमरा बनाते हैं साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट ये है कि ये डिम स्टार्स को नहीं स्टडी कर सकता। ये मतलब केपलर बहुत डिम स्टार्स को स्टडी कर सकता था, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ब्राइट स्टार पर फोकस कर रहा है। फायदा ये है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू में ज़्यादा स्टार है, और इसका ये भी है कि इसका जो पोल रीजन है उसमें हमेशा कैमरा फोकस रहता है। तो उससे ये होगा कि ये जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उस डेटा पे डबल चेकिंग के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप भी यही दोनों रीजन पे फोकस कर पाएगा, पोल रीजन पे। तो यही समझिए कि ये ज़्यादा तारे को देखेंगे, ब्राइट स्टार्स पे फोकस किया जाएगा, और इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है, 350 गुना से ज़्यादा है मतलब केपलर के मामले में। और ये लॉन्च हो चुका है, ये भी गाड़ी खुल चुकी है। तो अभी आपको हर जगह इसका सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब नया प्लैनेट डिस्कवर करना बड़ी बात नहीं है। मतलब पहले था कि आज हमने 10 डिस्कवर किया, अब है अरे 500 आ गया इस साल, अरे 1300 आ गया इस साल, और जैसे जैसे और औजार लॉन्च करते जाएंगे बम बम होते जाएगा। तो ये समझिए हमारा खाता खुल चुका है। और इस तरह के जितने नए नए मिशन है, ये तो प्लस सस्ता मिशन था, मतलब नासा का हर मिशन का एक ही जैसा बजट नहीं होता है। तो ये मिशन एक सस्ता बजट था, सस्ता बजट वाला मिशन था। तो वैसे 3-4 अगर और कर दिया जाए बम बम काम हो जाएगा, मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स हम लोग को डिस्कवर करने को मिल जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एक्सो प्लैनेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग उसको खोजते हैं एक्चुअली। और अगर मज़ा आया है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।